जमीन अनियमित रूप से कांपने लगी और खुरों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। जैसे ही सूरज ढलता है, भाले पकड़े हुए बख्तरबंद घुड़सवारों का एक समूह तेजी से देवगिरी टाउन में दाखिल हुआ। उनका नेता गौरी शंकर था, जो प्रतिहार महल का गार्ड था। जल्दी जल्दी करो, गौरी शंकर बार बार जल्दी करने को कह रहा था। उसके माथे पर पसीना था और चेहरे पर चिंता का भाव था। आरव के प्रतिहार महल से निकलने के बाद लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। यहां तक कि शांत और संयमित देवनाथ की आंखों में भी अंतहीन चिंता दिखाई दे रही थी। हम्मा, गौरी शंकर की नजरें स्थिर हो गईं और उसने कुछ लोगों को देखा जो पास ही में पीले चेहरों के साथ घबराहट में उसकी ओर भाग रहे थे, जैसे कि वे बहुत डरे हुए हों। ये लोग वशिष्ठ परिवार के गार्ड हैं। गौरी शंकर को अचानक गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को इन लोगों को घेरने का आदेश दिया। देवनाथ ने अचानक कहा, इनकी चिंता मत करो, पहले झाओ के घर जाओ और उन्हें बचाओ। देवगिरी टाउन से वशिष्ठ परिवार के घर के रास्ते में देवनाथ और अन्य लोगों ने 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को देखा, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा डर से भरा हुआ था और वे बेतहाशा भाग रहे थे। क्या हुआ? देवनाथ और गौरी शंकर चिंतित थे। थोड़ी देर बाद देवनाथ और गौरी शंकर सैकड़ों घुड़सवारों को लेकर झाओ के घर के दरवाजे पर पहुंचे। जब वे अंदर घुसने वाले थे, तभी झाओ के घर का दरवाजा अचानक खुल गया। एक पुरुष और एक महिला बाहर निकले। लड़की की आंखों पर कई परतों का कपड़ा बंधा था, जिस पर खून के छींटे थे। उसका सुंदर चेहरा पीला था और उसका नाजुक शरीर अभी भी हल्के से कांप रहा था। वह दयनीय दिख रही थी। पुरुष के कपड़े फटे हुए थे और खून से सने थे। उसके बाएं हाथ में खून से सना एक लंबा चाकू था। दाएं हाथ से वह महिला को सहारा दे रहा था और धीरे धीरे वशिष्ठ परिवार के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। सबकी नजरें अनायास ही उस जोड़े को पार करके वशिष्ठ परिवार के आंगन पर पड़ी। यह एक भयावह दृश्य था जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। आंगन में लाशें बिखरी हुई थीं और पत्थरों की दरारों में लाल खून अभी भी चुपके से बह रहा था। कुछ लोगों के शरीर आधे में कटे हुए थे, कुछ लोगों के सिर टूटे हुए थे और कुछ लोगों के सिर और शरीर अलग हो चुके थे और उनके टूटे हुए अंग अभी भी अनजाने में हिल रहे थे। हवा में मौत और खून की गंध थी। यह एक दुखद और उदास नरक था। वह पुरुष खून से लथपथ था, हाथ में लंबा चाकू लिए हुए, जैसे कि वह नरक से निकला हुआ कोई हत्यारा भगवान हो। लेकिन उसकी आंखें अभी भी साफ थीं और ढलते सूरज की किरणें उस पुरुष के थोड़े नाजुक और कोमल चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उस पर रहस्यमयी चमक की एक परत चढ़ गई थी। सैकड़ों घुड़सवार पूरी तरह से चुप थे। यहां तक कि भीड़ के नीचे के तेज घोड़े भी एक अदृश्य आभा से डर गए थे। उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए और चुप रहे। इस पल में आरव सभी को कुछ अजीब और कुछ परिचित लग रहा था। रिया को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखों के सामने का कपड़ा उतार दिया और अनायास ही वशिष्ठ परिवार के आंगन की ओर देखने लगी। आरव ने अपना हथेली आगे बढ़ाकर उसकी नजर को रोक दिया और धीरे से कहा, मत देखो, घर जाओ और आराम करो और आज जो हुआ उसे भूल जाओ। देवनाथ अंकल, गौरी शंकर अंकल, रिया को घर वापस भेज दो। आरव का लहजा शांत लग रहा था, लेकिन किसी कारण से वहां मौजूद सभी को बेचैनी महसूस हो रही थी। देवनाथ ने सिर हिलाया और गौरी शंकर जल्दी से आगे बढ़ा और रिया को घोड़े पर चढ़ाने में मदद की और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रतिहार महल तक ले गया। गौरी शंकर और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद आरव धीरे धीरे चला गया। उसके कदम थोड़े भारी थे, पीछे खून के निशान छोड़ते हुए, जो चौंकाने वाला था। सेकंड यंग मास्टर, आप? आरव ने सभी की ओर पीठ करके हाथ हिलाया और कहा, मेरे पीछे मत आओ। सैकड़ों घुड़सवार स्थिर खड़े रहे। किसी ने सवाल नहीं किया या विरोध नहीं किया। जब तक आरव की आकृति लंबी सड़क के अंत में गायब नहीं हो गई, तब तक सभी ने राहत की सांस ली। प्रतिहार परिवार के इस कमजोर दिखने वाले सेकंड यंग मास्टर का सामना करने पर इन योद्धाओं को, जिन्होंने खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। मिस्टर देवनाथ, अंदर लगभग सभी मर चुके हैं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक जन्मजात मास्टर्स शामिल हैं, जिनमें झाओ और ली परिवारों के प्रमुख भी शामिल हैं। सुल्तान वशिष्ठ परिवार के आंगन से बाहर भागा और धीमी आवाज में बोला। भीड़ हैरान थी।
वशिष्ठ परिवार के आंगन में भयावह दृश्य देखकर भले ही सभी तैयार थे, किसी ने नहीं सोचा था कि केवल आधे दिन में 1 दर्जन से अधिक जन्मजात मास्टर्स वहां दफन हो जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात, झाओ और ली परिवारों के प्रमुखों की मृत्यु और सैकड़ों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के नुकसान के साथ ये दोनों बड़े परिवार देवगिरी टाउन से वास्तव में खत्म हो गए थे। क्या इन लोगों को सेकंड यंग मास्टर ने मारा था? यह सवाल सभी के मन में था। सुल्तान ने भौहें सिकोड़कर कहा, मिस्टर देवनाथ, मैंने बड़े बेटे और गौरी शंकर से सुना था कि 3 महीने पहले सेकंड यंग मास्टर शायद ही जन्मजात के शुरुआती चरण के मास्टर्स के साथ मुकाबला कर पाते थे। 3 महीने बाद वह इतना भयानक कैसे हो गया? मिस्टर देवनाथ का चेहरा जटिल था और उन्होंने आह भरी। हम कुछ रहस्य रखते हैं और कभी नहीं बताते। मुझे डर है कि हमारे सेकंड यंग मास्टर के पास भी कई रहस्य हैं। आरव अपने मैंशन में लौटा और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके चेहरे पर गहरी थकान दिखाई दी। भले ही उसके शरीर पर चोटों से ज्यादा खून नहीं निकला था, फिर भी दर्द असहनीय था। इसके अलावा आरव 3 घंटे तक बिना रुके लड़ता रहा था और उसकी मांसपेशियां पहले से ही दुख रही थीं, सुन्न और सूजी हुई थीं। आरव ने एक पल के लिए रुककर ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश किया। पिछले 6 महीनों में आरव ने पाया कि उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक अजीब निर्भरता थी। केवल यहां लौटने पर उसे ऐसा लगता था जैसे वह घर पर हो। रोशनी अभी भी नीले पत्थर पर बैठी थी। उसका चेहरा उदासीन था। उसने आरव की ओर देखा भी नहीं। लेकिन किसी समय लकड़ी का बैरल पहले से ही काले तरल दवा से भरा हुआ था, जिसमें से हल्की औषधीय सुगंध निकल रही थी। आरव ने बेतरतीब ढंग से ठंडर ब्लेड को फेंक दिया, अपने भारी शरीर को घसीटा और लकड़ी के बैरल में चढ़ गया। उसे दवा की ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसका दिल गर्म था। पता नहीं कब आरव सो गया। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद बॉडी टेम्परिंग सूत्र की सांस लेने की विधि उसकी आदत बन गई थी। यहां तक कि नींद में भी आरव प्रैक्टिस कर रहा था, दवा का सार अवशोषित कर रहा था और अपनी त्वचा और मांस को मजबूत कर रहा था। इस लड़ाई ने आरव को वास्तव में मांस और खून के जीवाश्म की सीमा को छूने का मौका दिया। अगर आरव जाग रहा होता तो उसे आश्चर्य होता कि उसके शरीर पर चोटें नग्न आंखों से दिखने वाली गति से ठीक हो रही थीं। एक ओर यह बॉडी टेम्परिंग सूत्र का अभ्यास करने के बाद मांस और खून की शक्तिशाली पुनर्जनन शक्ति से आता था, और दूसरी ओर यह औषधीय तरल में मौजूद अंतहीन सार से आता था। इस बार अवशोषण सामान्य से बहुत तेज था। केवल 3 घंटे सोने के बाद आरव जाग गया। उसकी सारी थकान चली गई थी और वह फिर से ताकत से भरा हुआ था। आरव का दिल हिला और उसने आज जहां चोट लगी थी वहां छुआ, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला, केवल जेड की तरह चिकनी त्वचा। कितनी शक्तिशाली चिकित्सा क्षमता! आरव गुप्त रूप से हैरान था। इसी समय आरव को एक प्रेरणा मिली और उसने गुप्त रूप से मांस और खून के जीवाश्म की मानसिक विधि का अभ्यास किया। आरव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां तुरंत तन गईं। मांस और खून का हर इंच एक साथ बिना किसी अंतराल के निचुड़ा हुआ था, जैसे पत्थर की तरह सख्त। इसे एक विपत्ति में आशीर्वाद माना जा सकता है, आरव ने सोचा। इस तरह की चोटों के उत्तेजन के बिना इतने कम समय में मांस और खून के जीवाश्म के गहरे अर्थ को अनुभव करना मुश्किल होता। आरव खड़ा हुआ और रोशनी से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। रोशनी को कुछ सुनाई नहीं दिया और वह आंखें बंद करके आराम करती हुई प्रतीत हुई। आरव ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकला, अपने घर वापस गया और हरे रंग की शर्ट में बदलकर सीधे प्रतिहार महल की ओर चला गया। आरव आज जो हुआ उससे गुस्से में था। वह झाओ और ली परिवारों से नाराज नहीं था, बल्कि प्रतिहार परिवार और अपने बड़े भाई विशाल से नाराज था। रात हो चुकी थी और लंबी सड़क खाली थी। आरव ने प्लोइंग स्काई स्टेप का उपयोग किया और पूरी गति से दौड़ा। थोड़ी देर बाद वह प्रतिहार महल पहुंच गया। प्रतिहार महल का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि खुला हुआ था। आरव ने एक पल के लिए सोचा और देवनाथ के निवास की ओर चला गया। आंगन बड़ा नहीं था, बीच में एक गोल पत्थर की मेज थी। देवनाथ वहां बैठा था, जैसे कि वह बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। सेकंड यंग मास्टर, आप आ ही गए, देवनाथ ने कुछ भावुक होकर कहा। आरव पत्थर की मेज पर बैठ गया, देवनाथ की आंखों में देखा
और गहरी आवाज में बोला, चूंकि आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं, फिर भी आप इसे छिपाना क्यों चाहते हैं? देवनाथ ने कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। बचपन से लेकर अब तक बड़े भाई ने हमें मार्शल आर्ट्स सीखने से मना किया, हमें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और हमें परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने से रोका। बड़े भाई ने जानबूझकर या अनजाने में कई चीजें की ताकि रिया और मैं प्रतिहार परिवार से दूर रहें। रिया सरल दिमाग की थी और उसे यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था। आरव ने धीरे से कहा, अगर रिया ने पहले मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया होता तो शायद वह आज मुसीबत में नहीं पड़ती। मैं देख सकता हूं कि आज देवनाथ के साथ गए लोग सभी अनुभवी और कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे। अगर परिवार के पास इतनी शक्तिशाली ताकत है तो उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं बताया? बड़ा भाई किस तरह का व्यवसाय कर रहा है? क्या यह सिर्फ घोड़ों का व्यापार है? वह मगध राज्य में व्यापार करने क्यों गया, ग्रेट शिविर राज्य में क्यों नहीं? देवनाथ का चेहरा असहज दिखा और वह बोलने में हिचकिचा रहा था। दोनों चुप थे और माहौल बहुत दबावपूर्ण हो गया। आरव ने अचानक कुछ चौंकाने वाला कहा, मेरे माता पिता की हत्या हुई थी, है ना? देवनाथ का चेहरा बदल गया, फिर तुरंत सामान्य हो गया। देवनाथ अंकल, आरव अब वह कमजोर विद्वान नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप देख सकते हैं कि प्रतिहार परिवार को किस बात का डर है। प्रतिहार परिवार के दुश्मन कौन हैं? मुझे बताइए। आरव ने देवनाथ अंकल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से ठंडी चमक निकल रही थी। देवनाथ ने आह भरी। सेकंड यंग मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताने से आपका कोई भला नहीं होगा। आप वास्तव में पहले से अलग हैं। आप मजबूत हो गए हैं और कई जन्मजात मास्टर्स को मार सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकने के बाद देवनाथ ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह आखिरकार केवल एक नश्वर की शक्ति है। परिचित शब्द जो परिचित लग रहे थे। आधा साल पहले जब कीर्ति चली गई थी, उसने आरव से कहा था कि भले ही आप भविष्य में मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के माध्यम से अधिग्रहित या जन्मजात स्तर तक पहुंच जाए, वह केवल एक नश्वर की शक्ति है और एक अमर के सामने एक भी प्रहार नहीं सह सकता। आरव ने देवनाथ के शब्दों का छिपा हुआ अर्थ समझ लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कई साल पहले प्रतिहार परिवार का दुश्मन वह पौराणिक साधक था। आरव ने खुद अनजाने में अमर कृपाल सिंह को नाराज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह सब उसकी नियति थी। वह चक्कर काटता रहा, लेकिन उस चक्र से बाहर नहीं निकल सका। प्रतिहार परिवार के दुश्मनों का क्षेत्र क्या है? ऊर्जा साधक, बुनियादी साधक या सत्य स्वर्ण अमृता? आरव ने शांतिपूर्वक पूछा। मैंने रोशनी से बहुत पहले सुना था कि साधना के क्षेत्र में ऊर्जा निर्माण स्तर के नश्वरों को ऊर्जा प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है। यह 10 स्तरों में विभाजित है, जिसमें 10वां स्तर महान पूर्णता है। केवल बुनियादी स्थापना स्तर में रहने वाले ही साधक बन सकते हैं और केवल गोल्डन कोर रियल्म में रहने वाले ही ट्रू मैन की उपाधि के योग्य हैं। आप? देवनाथ को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आरव को इन साधना शब्दों का ज्ञान है और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद देवनाथ ने कहा, नींव निर्माण साधक और स्वर्णिम कोर सत्य अमर हमसे बहुत दूर हैं। यहां तक कि ऊर्जा साधक भी निश्चित रूप से वह नहीं है जिनका सामान्य नश्वर लोग विरोध कर सकते हैं। हालांकि आप अब जन्मजात मास्टर्स को मार सकते हैं एक ऊर्जा साधक के सामने, यहां तक कि पहले स्तर का ऊर्जा साधक भी आपको मारने के लिए काफी होगा। आरव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। आरव को स्वाभाविक रूप से देवनाथ की बातों पर विश्वास नहीं था। रोशनी के अनुसार राक्षसों की साधना भी एक प्रकार की साधना है और निश्चित रूप से यह अमर, बुद्ध और राक्षसों की 3 शाखाओं से कम नहीं है। उसने अब ग्रेट वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों के क्लासिक्स की बॉडी टेम्परिंग चैप्टर में महारत हासिल कर ली थी। क्या वह सचमुच पहले स्तर के ऊर्जा साधक को भी नहीं हरा सकता? इसके अलावा पिछले 6 महीनों की 2 लड़ाइयों ने आरव के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया था। देवनाथ अंकल, क्या आपका मतलब है कि अगर मैं ऊर्जा साधकों को मारने की शक्ति में महारत हासिल कर लूं, तो आप मुझे सब कुछ बता देंगे और अब कुछ नहीं छिपाएंगे? आरव ने फिर से पूछा। यह देवनाथ ने हिचकिचाया और कहा, सेकंड यंग मास्टर, आपके पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है। आप अपने पूरे जीवन में केवल एक नश्वर ही रह सकते हैं।
आप कभी भी एक अमर के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आरव ने ठंडी हंसी हंसी। रोशनी ने जो कहा था उसे याद किया और बिना सोचे बोल पड़ा, ऊर्जा साधक को अमर कहना क्या बकवास है। यहां तक कि अमर कृपाल सिंह भी खुद को अमर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। जब रोशनी ने यह कहा था, आरव उसकी अभिमानी रवैये और सब कुछ के प्रति तिरस्कार से हैरान था और लंबे समय तक बोल नहीं पाया था। देवनाथ का अब वही चेहरा था। उसका मुंह थोड़ा खुला था और चेहरा सदमे से भरा हुआ था। इस मामले पर तब तक इंतजार करें जब तक बड़ा मास्टर वापस ना आए। देवनाथ ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, जब तक बड़ा भाई वापस नहीं आता मैं उससे पूछूंगा। आरव मुड़ा और बिना रुके चला गया। रात का फायदा उठाकर आरव ट्रेनिंग ग्राउंड में लौटा। रोशनी को मुंह खोलते देख उसने पूछा, मिस डी, मैंने अब बॉडी टेम्परिंग चैप्टर में महारत हासिल कर ली है। हालांकि यह केवल छोटी सफलता है। अगले स्तर के ऊर्जा साधकों के खिलाफ लड़ने में मेरा कितना आत्मविश्वास है। आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। रोशनी ने आरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। आरव वहां स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। जब उसने पहले देवनाथ के शब्द सुने थे तो वह मन ही मन तिरस्कार कर रहा था, यह सोचकर कि वह आसानी से ऊर्जा साधकों को दबा सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। इसी समय आरव के मन में संदेह भी था। चूंकि राक्षसों की साधना भी एक प्रकार की साधना है, तो वह पहले स्तर के ऊर्जा साधक को भी क्यों नहीं हरा सकता। रोशनी को आरव के विचारों को भांप लिया और शांतिपूर्वक कहा, आपकी वर्तमान ताकत चौथे स्तर के ऊर्जा साधक को मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको युद्ध समझ में नहीं आता। युद्ध को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं और ताकत केवल उनमें से एक है। चौथे स्तर के ऊर्जा साधक को मार सकता हूं। आरव हैरान था और धीरे धीरे समझ आया कि उसमें ताकत की कमी नहीं थी, बल्कि लड़ाई की तकनीक की कमी थी। यह एक अद्वितीय तलवार की तरह है। अलग अलग लोगों के हाथों में यह जो घातकता दिखा सकती है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत अलग होगी। फिर भी आरव को अभी भी थोड़ा गुस्सा था और उसने जोर से कहा, मुझे लड़ाई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। भले ही सैकड़ों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स से घिरा हो, मैं फिर भी रास्ता बना सकता हूं। नश्वरों के झुंड से इतनी बुरी तरह पीटे जाने पर गर्व करना। रोशनी ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी हथेली को धीरे से हिलाया। थंडर ब्लेड, जो मूल रूप से जमीन में ढंसा हुआ था, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया और हवा में तैरने लगा। रोग! रोशनी ने अपनी उंगली बढ़ाई और कुछ फीट की दूरी से आरव की दिशा में इशारा किया। हु! चाकू चमका और थंडर ब्लेड पहले से ही आरव के सामने था। उसकी भौहों के बीच में लटक रहा था, बिल्कुल स्थिर, बहुत तेज। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। रोशनी ने आराम से कहा, यह ऊर्जा साधकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य हमले की विधि है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आध्यात्मिक हथियारों को नियंत्रित करती है। अगर आप एक ऊर्जा साधक के साथ लड़ते तो आप अब तक मर चुके होते। यह इतना तेज है, मैं इसे कैसे चकमा दूं? आरव थोड़ा असमंजस में था। रोशनी ने कहा, राक्षसों के पास दो क्षमताएं हैं जो साधकों से कहीं आगे हैं। पहला, उनकी शारीरिक ताकत, दूसरा, उनकी तीव्र आध्यात्मिक संवेदना। आपको याद रखना चाहिए कि अधिकांश साधकों का शरीर अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अगर आप उनके शुरुआती हमले से बच सकते हैं और उनके बीच की दूरी को कम करने का मौका पकड़ सकते हैं, तो आप राक्षस की शक्तिशाली निकट युद्ध क्षमता का उपयोग करके उन्हें मार सकते हैं। आरव ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, मैं समझता हूं कि शरीर मजबूत है। बॉडी टेम्परिंग चैप्टर का उद्देश्य शरीर को मजबूत करना है। आध्यात्मिक संवेदना क्या है? रोशनी ने कहा, आध्यात्मिक संवेदना को वर्णन करना कठिन है। आप इसे खतरे की भावना के रूप में सोच सकते हैं। राक्षस जाति जंगल के नियम में विश्वास करती है, जहां मजबूत कमजोर का शिकार करता है। अगर आपके पास तीव्र आध्यात्मिक संवेदना नहीं है तो आप समाप्त हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। सिसाड़ा को हवा चलने से पहले शरद ऋतु का आना पता है। आरव की आंखें चमक उठीं। रोशनी ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक संवेदना को कैसे विकसित करें? आरव ने फिर पूछा। साधारण। रोशनी के होंठ थोड़े मुड़े और उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। उसने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और आरव की ओर लपकी। अंतरिक्ष विकृत हो गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
आरव को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी इंद्रियों को खो दिया हो। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसे किसी दूसरी जगह ले जाया गया हो। यह कहां है? आरव ने अपनी इंद्रियां वापस पाने के बाद चारों ओर देखा। आसपास सन्नाटा था और घुप अंधेरा, जिसमें एक प्राचीन और जंगली आभा थी जो भयावह थी और हवा में फैली हुई थी। रोशनी ने बेतरतीब ढंग से कहा, यह कन्नौज माउंटेन्स है। अगर आप यहां 1 साल तक जीवित रह सकते हैं तो आपकी आध्यात्मिक संवेदना विकसित हो जाएगी। आरव का दिल कांप उठा। कन्नौज माउंटेन्स देवगिरी टाउन से 100 मील से अधिक दूर हैं। ये एक प्रसिद्ध खतरनाक जगह है जहां हर जगह राक्षस घूमते हैं और हर कदम पर हत्या का खतरा है। रात में यहां से गुजरना असंभव है। मैंने पहले कन्नौज माउंटेन्स के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। वहां ऐसे राक्षस हैं जो लोगों का सार और आत्मा चूस लेते हैं, और तांबे की घंटियों जैसे आंखों वाले भयंकर जानवर। बेशक कन्नौज माउंटेन्स का अधिपति सबसे अधिक संख्या में कन्नौज भेड़ियों का है, जो खून के प्यासे, हिंसक और अत्यधिक प्रतिशोधी हैं। दशकों पहले पास के एक गांव का एक शिकारी पहाड़ों से एक छोटा भेड़िया लाया था। अप्रत्याशित रूप से उस रात गांव को हजारों भेड़ियों ने घेर लिया और निगल लिया। कोई भी जीवित नहीं बचा। यह एक भूत गांव बन गया और कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के सामंती राज्यों को कन्नौज माउंटेन्स के सामने कोई चारा नहीं था और कोई सेना उसमें गहराई तक प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती थी। यहां तक कि जीवित रहना तो दूर, यहां से सुरक्षित गुजरना भी स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल है। रोशनी ने आगे कहा, राक्षसों की भी शक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर के राक्षसों को राक्षस कहलाने के भी योग्य नहीं है। साधना की दुनिया में उन्हें आत्मा जानवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मिक जानवर। आत्मा जानवरों की ताकत अलग अलग होती है। आपका चेजिंग विंड सबसे कमजोर आत्मा जानवर है, जिसने अभी अभी अपनी बुद्धि को जागृत किया है। जहां तक शक्तिशाली आत्मा जानवरों की बात है, उनकी ताकत 10वें स्तर के ऊर्जा साधक की महान पूर्णता के बराबर है। आत्मा जानवरों के ऊपर आत्मा राक्षस कहलाते हैं। ताकत में अंतर और भी बड़ा है। मजबूत लोग अमर कृपाल सिंह के साथ मुकाबला कर सकते हैं, जबकि कमजोर लोग फाउंडेशन बिल्डिंग साधकों के बराबर हैं। आरव ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या कन्नौज माउंटेन्स में कोई आत्मा राक्षस है? रोशनी के अनुसार वह अब एक सामान्य ऊर्जा साधक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। नींव निर्माण स्टेज और गोल्डन कोर स्टेज के आत्मा राक्षसों की तो बात ही छोड़ दें। मुझे नहीं पता, रोशनी ने मुस्कुराया। आरव स्तब्ध था। यह कैसा जवाब है? आरव को विश्वास था कि रोशनी को इसका पता नहीं हो सकता। एकमात्र संभावना थी कि रोशनी उसे बताना नहीं चाहती थी। रोशनी ने शांतिपूर्वक कहा, यह एक परीक्षा है। जीवित रहो और आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। ग्रेट वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता की असली शक्ति को उजागर करेंगे। अगर आप इसे सहन नहीं कर पाए, आपकी नियति आत्मा जानवरों द्वारा निगल लिया जाना होगा और सारी आशा खो जाएगी। आरव को एहसास हुआ कि अगर वह कन्नौज माउंटेन्स में 1 साल तक जीवित रहा तो उसे अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के आत्मा जानवरों का सामना करना पड़ेगा और खतरा हर जगह होगा। यह एक क्रूर परीक्षा होगी। बेशक यह एक तरह का अनुभव भी है, जीवन और मृत्यु का अनुभव। केवल जीवन और मृत्यु के बीच ही कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक संवेदना को तेज कर सकता है। रोशनी ने कहा, अब पछताने में देर नहीं हुई है। अगर आप यहां रहने का फैसला करते हैं तो मैं आपकी परवाह नहीं करूंगी। 1 साल बाद अगर मैं देवगिरी टाउन में आपके लिए इंतजार नहीं कर पाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। पछताना? आरव मुस्कुराया। चाहे वह जो महान अमर के लिए हो, जो किसी भी समय वापस आ सकता है, प्रतिहार परिवार के दुश्मनों के लिए या चेतक के लिए बदला लेने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 1 साल में मैं जीवित लौटूंगा। अंधेरे में आरव की आंखें साफ, चमकीली, दृढ़ और स्थिर थीं। रोशनी से कागज और कलम लेने के बाद आरव ने कागज पर लिखा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं, चिंता मत करो। आरव ने कागज को मोड़ा और रोशनी को सौंप दिया। बोला, इसे प्रतिहार महल में भेजने का कोई तरीका ढूंढो। देवनाथ अंकल मेरी लिखावट को पहचानते हैं। रोशनी ने सिर हिलाया और कहा, सुबह होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। मैं आपको स्वर्ण लेख कला सिखाऊंगी। मैं सुबह होने से पहले चली जाऊंगी।
आपके पास अभ्यास के लिए केवल 3 घंटे हैं, इसे स्वयं संभालें। आरव के दिमाग में एक और शास्त्र का हिस्सा उभरा। ग्रेट वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता में बॉडी टेम्परिंग चैप्टर आधार है। अगर त्वचा और मांस पर्याप्त मजबूत नहीं है तो एक बार जब मसल चेंजिंग चैप्टर का अभ्यास शुरू होता है तो मांसपेशियां खींचने और कंपन करने से त्वचा और मांस फट जाएगा और व्यक्ति बेकार हो जाएगा। स्वर्णलेख विधि को विशाल अजगर राक्षस राजा और रक्त वानर राक्षस राजा से लिया गया था। पहले अजगर का अभ्यास करें, फिर वानर का। अजगर सबसे चुस्त होता है। इसका रूप घास को हटाने, मुड़ने और लपेटने और झुकने और खींचने की क्षमता रखता है। वानर में पहाड़ों पर चढ़ने की आत्मा और चट्टानों पर चढ़ने की कला होती है। जब स्वर्ण लेख में छोटी सफलता प्राप्त हो जाती है तो शरीर की लचीलापन बहुत बढ़ जाता है। यह अजगर की तरह चुस्त और बंदर की तरह हल्का हो जाता है। यह हवा की तरह उठता है और तीर की तरह गिरता है। इसकी ताकत भी बढ़ती है और इसकी मांसपेशियों का कंपन धनुष की डोरी के कंपन की आवाज करता है। जब स्वर्ण लेख में बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है तो त्वचा, मांस और मांसपेशियां पूर्ण सामंजस्य में होती हैं। मांसपेशियों को खींचा और सिकोड़ा जा सकता है और शरीर का आकार और रूप बदल सकता है। केवल एक नवजात आत्मा स्तर का स्वामी ही अपनी दिव्य संवेदना से इसका पता लगा सकता है। स्वर्ण लेख चैप्टर के रहस्य रोशनी द्वारा बताए गए। जंगल के गहराई में यह अंधेरा और शांत था। यहां तक कि सिसाड़ों की चहचहाहट भी नहीं थी। केवल एक सुंदर और आलसी महिला की आवाज सुनाई दे रही थी। महिला के पास नीले कपड़ों में एक विद्वान ध्यान से सुन रहा था। समय बीतता गया और रात धीरे धीरे खत्म हो गई। जब सुबह की पहली किरणें कोहरे को भेद कर जंगल पर पड़ी, रोशनी रुक गई। आरव की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, मैं जा रही हूं। आरव की याद में उसने कभी रोशनी को इस स्वर में उससे बात करते नहीं देखा था। किसी कारण से आरव को अचानक अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। आरव ने पूछा, अगर मैं खतरे में पड़ जाऊं तो क्या आप वाकई मुझे मरते हुए देखती रहेंगी बिना मदद किए? यह सवाल पूछने के बाद आरव को पछतावा हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, रोशनी ने ठंडी हंसी हंसी। आपके जीने या मरने से मेरा क्या लेना देना? यह बहुत ठंडा और अमानवीय लगता था। आरव ने खुद को दयनीय बनाया और शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ चुप रहा। रोशनी मुड़ी और चली गई और पलक झपकते ही वह घने जंगल में गायब हो गई। आरव अकेला वहां खड़ा था, थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था जब रोशनी की आवाज फिर से सुनाई दी, जो धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। कन्नौज माउंटेन्स में राक्षस रहते हैं, खासकर रात में। अगर आप पहले महीने में जीवित रह सकते हैं तो 1 साल बाद जीवित बचने की 30% संभावना है। आरव हैरान था। किसी भी तरह रोशनी पूरी तरह से उसके प्रति उदासीन नहीं थी, वरना उसे कल रात स्वर्ण लेख कला सिखाने की जरूरत नहीं थी। पहले महीने में जीवित रहने से केवल 30% संभावना। आरव गुप्त रूप से हैरान था। उसने सतर्क चेहरा बनाकर चारों ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं था, उसने थंडर ब्लेड को अपनी पीठ पर बांध लिया, पालथी मारकर बैठ गया और स्वर्ण लेख चैप्टर की सामग्री को याद करने लगा। अगर आप कन्नौज माउंटेन्स में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको स्वर्ण लेख चैप्टर में जल्द से जल्द महारत हासिल करनी होगी। रोशनी के अनुसार अगर वह स्वर्ण लेख चैप्टर में छोटी सफलता प्राप्त कर सकता है तो उसकी ताकत 8वें स्तर के ऊर्जा साधक को धमकी देने के लिए पर्याप्त होगी। इसका मतलब यह भी है कि वह कन्नौज माउंटेन्स में अधिकांश आत्मा जानवरों को मार सकता है, जिससे उसकी जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आरव सांस लेता और छोड़ता रहा, स्वर्ण लेख चैप्टर की भावना को खोजने की कोशिश करता रहा। शायद बॉडी टेम्परिंग चैप्टर में बनाई गई नींव के कारण या शायद खतरे में होने के दबाव के कारण आरव को मसल चेंजिंग चैप्टर की सांस लेने की विधि में शुरुआती महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार रोशनी की याद दिलाने के बिना आरव ने बॉडी टेम्परिंग चैप्टर और मसल चेंजिंग चैप्टर के शास्त्रों का एक साथ अभ्यास किया। हर बार जब आरव सांस लेता और छोड़ता, वह न केवल अपनी त्वचा और मांस को मजबूत करता
बल्कि अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत और पोषित करना शुरू करता, जिससे वे अधिक लचीली और शक्तिशाली बनती। आरव साधना में इतना डूब गया था कि वह एक पल के लिए भूल गया कि वह कहां था। पता नहीं कितने समय बाद आरव को अचानक अपने चेहरे पर तरल गिरता महसूस हुआ, जो गर्म और चिपचिपा था। क्या बारिश हो रही है? जैसे ही यह विचार आया, आरव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। गलत, बारिश की बूंदें गर्म और चिपचिपी कैसे हो सकती हैं? आरव अचानक जाग गया और अंततः उसे एहसास हुआ कि वह अत्यंत खतरनाक कन्नौज माउंटेन्स में था, न कि मूल ट्रेनिंग ग्राउंड में। खतरा है। एक अभूतपूर्व घबराहट की भावना उभरी। आरव को अपनी खोपड़ी में झंझनाहट और बाल खड़े होने का एहसास हुआ। बिना ज्यादा सोचे आरव ने अपनी टांगों से जोर लगाया और पूरी तरह खड़े होने से पहले ही बाहर की ओर भागा। हूं! एक बदबूदार हवा बहने लगी और आरव इसे बाल बाल बचा। वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सका। आरव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी और उसका दिल तुरंत उसकी गले तक पहुंच गया। यह एक विशाल अजगर था जो आरव के ज्ञान से परे था। इसका विशाल शरीर एक बाल्टी जितना मोटा था और इसका शरीर घने शल्कों से ढका हुआ था, जो ठंडी धात्विक चमक के साथ चमक रहे थे। यह हरे त्रिकोणीय आंखों से घूर रहा था, अपना खूनी मुंह खोला हुआ था और उसके दांतों से लार टपक रही थी। आरव बहुत लापरवाह था और डर गया। उसे इतने बड़े जीव के इतने करीब आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। विशाल अजगर एक प्राचीन पेड़ पर लिपटा हुआ था, जो बादलों जितना ऊंचा था। आरव को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक थी। आत्मा जानवर, ऐसी मानव जैसी आंखें एक विशाल अजगर पर दिखना यह साबित करता था कि यह आध्यात्मिक था और मनुष्यों जैसी बुद्धि रखता था, सिवाय इसके कि यह बोल नहीं सकता था। हालांकि मनुष्य और अजगर के बीच आकार में इतना बड़ा अंतर था। आरव शांत होने के बाद उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था। यह एक दुर्लभ अवसर था। विशाल अजगर की आंखें ठंडी थीं और उसने पहले हमला किया। इसका विशाल शरीर जमीन पर गिरा और घास में कुछ बार मुड़ा। यह बिना आवाज के चुस्त और अत्यंत तेज था। पलक झपकते ही यह आरव के सामने पहुंच गया। बुरा हुआ। आरव हैरान था। विशाल अजगर घास में फिसल रहा था। उसका सिर अनिश्चित रूप से हिल रहा था। वह एक पल के लिए इसे पकड़ नहीं सका और उसके द्वारा तैयार की गई सभी विधियां तुरंत अमान्य हो गईं। एक बार जब वह हमला करने का चयन करता, अगर हमला चूक जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। पलक झपकते ही आरव ने अपने पैरों से जोर लगाया, तेजी से पीछे हटा और पीछे की ओर चकमा दिया। इस पल में एक तेज हवा जैसे चाकू की तरह उस पर टकराई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसका शरीर विशाल अजगर की पूंछ से जोरदार टकराया और बाहर उड़ गया। बैंग बैंग बैंग! 3 प्राचीन पेड़ों से टकराने के बाद आरव जमीन पर गिरा, खून उगलता हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस टक्कर ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। इस पल में आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टूटने वाली थीं। दर्द असहनीय था और उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। एक गलत कदम और मैं इस स्थिति में पहुंच गया। इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी करता, विशाल अजगर ने जीत का फायदा उठाया और फिर से उस पर झपटा। एक काले साए में ढक गया। आरव ने दांत पीसे अपनी पीठ पर थंडर ब्लेड निकाला और पूरी ताकत से आगे की ओर काटा। खून की एक चमक। विशाल अजगर ने एक दुखद चीख निकाली और उसके सिर पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। उसकी एक आंख अंधी हो गई थी। विशाल अजगर को अचानक जोरदार चोट लगी और उसका विशाल शरीर लगातार लुढ़कता रहा, आसपास के पेड़ों को तोड़ता हुआ एक भयानक आवाज के साथ। आरव जानता था कि भले ही विशाल अजगर घायल हो गया हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी शक्तियां एक ही स्तर पर नहीं थीं। इसके अलावा वह और भी गंभीर रूप से घायल था। अगर उसे पागल विशाल अजगर ने फिर से मारा तो वह निश्चित रूप से मौके पर मर जाता। आरव रुकने की हिम्मत नहीं की और प्लोइंग स्काई स्टेप्स का उपयोग करके दूर की ओर भागने लगा। वह ज्यादा दूर नहीं भागा था कि उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और उसकी छाती में घुटन होने लगी। वह एक और मुंह खून उगलने से खुद को रोक नहीं सका। वशिष्ठ परिवार के साथ लड़ाई में हालांकि वह खून से लथपथ था, वे सभी बाहरी चोटें थीं। जन्मजात मास्टर की शक्ति
उसके मांस में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। विशाल अजगर की पूंछ ने न केवल उसकी छाती को खून से लथपथ कर दिया, बल्कि उसके आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंचाई। अगर आरव ने अंतिम क्षण में मांस और खून के जीवाश्म को सक्रिय नहीं किया होता, तो वह झटका उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त होता। क्या मैं पहले ही दिन यहां मरने वाला हूं? आरव ने अपनी जीभ की नोक को हल्के से काटा, जागते रहने की कोशिश की। उसने सोचा, मुझे जल्द से जल्द एक छिपी हुई जगह ढूंढनी होगी, वरना कोई भी आत्मा जानवर जिसका मैं सामना करूंगा मुझे आसानी से मार देगा। थोड़ी देर भागने के बाद उन्होंने सामने एक खड़ी पहाड़ी दीवार देखी। जमीन से कई फीट ऊपर एक गुफा थी। आरव की आंखें चमक उठीं। वह पहाड़ी दीवार पर आया और थंडर ब्लेड का उपयोग करके उस पर छेद खोदे एक एक करके चढ़ता हुआ। इन गड्ढों पर कदम रखते हुए आरव पहाड़ी दीवार पर चढ़ गया। गुफा में सावधानी से देखा और कोई खतरा न पाकर वह अंदर घुस गया। इस कष्ट ने उसकी आखिरी ताकत को भी खत्म कर दिया था। गुफा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 3 या 2 लोगों के रहने लायक थी। सौभाग्य से इसकी स्थिति अच्छी थी और यह अधिकांश जमीनी जानवरों से बच सकती थी। आरव गुफा में लेट गया, खुद को हौसला देता हुआ लगातार सांस लेता और छोड़ता रहा। वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता की शक्तिशाली चिकित्सा शक्ति का उपयोग करके अपनी चोटों को ठीक करने की कोशिश करता रहा। समय बीतता गया और सूरज ढल गया। पहली रात आरव रोशनी के साथ था और कन्नौज माउंटेन्स का भयावहता महसूस नहीं कर सका। पिछली रात सब कुछ शांत था, जैसे कि सारी जिंदगी छिपी हुई हो। अब जैसे ही रात ढलती है, आत्मा जानवर प्रकट होने लगते हैं। उनकी दहाड़ें पूरे क्षेत्र को हिलाती हैं। समय समय पर विशाल पक्षी पहाड़ी दीवारों के ऊपर से उड़ते हैं, छायाएं डालते हुए जो आकाश और चंद्रमा को ढक देती हैं। जंगल में आत्मा जानवरों का बोलबाला है। प्राचीन पेड़ हिल रहे हैं, एक भयानक माहौल हर जगह है और दिल दहलाने वाली दहाड़ें लगातार गूंज रही हैं। यह असली कन्नौज माउंटेन्स है। अगर रोशनी कल रात उसके साथ नहीं होती तो वह पहली रात भी नहीं निकाल पाता। अभी आरव ने अपनी आंखों से एक मानव चेहरे वाला मकड़ी देखा, जो एक बेसिन जितना बड़ा था, बहुत तेज गति से पहाड़ी दीवार की ओर रेंग रहा था। अप्रत्याशित रूप से एक काला साया अचानक पहाड़ी दीवार पर चमका, मकड़ी के शरीर को लपेट लिया और दरार में डूब गया। जब आरव डर गया था, तभी आकाश से एक भयंकर चीख आई और फिर एक बैंगनी पंखों वाला दिव्य ईगल हवा को चीरता हुआ आया। उसके पंजे अत्यंत तेज थे, ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे जैसे खंजर, और उसने सीधे पहाड़ी दीवार की दरारों में खोदा एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा तोड़ दिया। आउच! पत्थर की दरार से एक चीख आई। बैंगनी पंखों वाले ईगल के लोहे के पंजों ने पहले से ही एक सरीसृप आत्मा जानवर को पकड़ लिया था और उसके पंजे आत्मा जानवर के शरीर में गहराई तक घुसे हुए थे, जिससे खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। यह आत्मा जानवर विशाल था, बैंगनी पंखों वाले ईगल से कई गुना बड़ा, लेकिन चाहे वह कितना भी छटपटाए, वह बच नहीं सका और बैंगनी पंखों वाले ईगल द्वारा ले जाया गया। जाने से पहले बैंगनी पंखों वाले ईगल ने स्पष्ट रूप से आरव को देख लिया था और ठंडी आंखों से पहाड़ी दीवार पर गुफा की ओर पीछे मुड़ा। शायद आरव सरीसृप जानवर की तुलना में बहुत पतला लग रहा था, इसलिए बैंगनी पंखों वाला ईगल उसे नजरअंदाज कर गया और अपने पंख फड़फड़ा कर चला गया। केवल एक नजर ने उसे डर से कांपने और उसके बाल खड़े करने के लिए काफी थी। आत्मा राक्षस। यह बैंगनी पंखों वाला ईगल निश्चित रूप से एक आत्मा राक्षस था। यह बहुत मजबूत है, केवल इसकी आभा मुझे विरोध करने की शक्ति से रहित छोड़ देती है। मुझे नहीं पता कि यह बुनियादी स्थापना स्तर में एक आत्मा राक्षस है या गोल्डन कोर रियल्म में। आरव ने निगल लिया और गुफा में और अंदर चला गया। चट्टान के नीचे और जंगल में हर जगह लड़ाई थी। हवा नम और खूनी हो गई थी। अभी का दृश्य केवल एक छोटा सा सूक्ष्म जगत था। यह कन्नौज माउंटेन्स है, खूनी, क्रूर और सबसे प्राचीन हत्या से भरा हुआ। दूसरी रात को किसी तरह गुजारने के बाद आरव को पता चला कि उसे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ रहा था। रात भर बाद उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन वह अभ्यास जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका। देवगिरी टाउन में उसे भोजन की चिंता नहीं थी, लेकिन कन्नौज माउंटेन्स में यह उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। आरव घायल था,
और लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन बिना भोजन के हर सांस जो वह लेता था वह अपने मांस और खून का सार शुद्ध करता था, जिससे उसकी भूख केवल बढ़ती थी और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह एक दुष्चक्र था। बिना भोजन के शक्ति का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। शरीर पर चोटें ठीक करना मुश्किल होता और क्षेत्र में प्रगति करना मुश्किल होता, जिससे भोजन प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाता। उसका अगला हर कदम उसकी नियति तय करेगा। आरव ने अपने शरीर को हिलाया और थंडर ब्लेड का उपयोग करके गुफा को और गहरा खोदा। उसने प्रवेश द्वार पर कुछ टहनियां और पत्तियां रखीं ताकि वह बेहतर ढंग से छिप सके। 1 दिन, 2 दिन, दर्द और भूख से पीड़ित होने के बावजूद आरव ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और गुफा से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन उसे आखिरकार एक मोड़ दिखाई दिया। पिछली रात पहाड़ी दीवार के नीचे कई लड़ाइयां हुई थीं, जिसमें एक आत्मा जानवर मर गया था, जिसके शरीर पर बहुत सारा खून और मांस बचा हुआ था। आरव ने आत्मा जानवर के अवशेषों को चुपके से देखा, लंबे समय तक सोचा और आखिरकार उसने मन बना लिया। वह थंडर ब्लेड हाथ में लेकर गुफा से बाहर निकला। यह डरते हुए कि यह अन्य आत्मा जानवरों को आकर्षित करेगा, आरव ने आग जलाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी घृणा को दबाया और मांस और खून को मुंह में भर लिया। उसकी आंखें लगातार आसपास की जांच करती रहीं। उसका दिमाग तनावग्रस्त था। वह आत्मा जानवर को गुफा में वापस लाने की हिम्मत नहीं कर सका, इस डर से कि खूनी गंध गुफा की स्थिति को उजागर कर देगी। केवल 3 दिनों में आरव ने अपनी किताबी हवा और युवावस्था को पूरी तरह से छोड़ दिया था और वह अत्यंत शांत हो गया था, जैसे कि सबसे प्राचीन मानव जंगली भूमि में सावधानी से जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, कच्चा मांस खाकर और खून पीकर। वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता का अभ्यास करने के बाद आरव की भूख बहुत बढ़ गई थी। थोड़ी देर में उसने आत्मा जानवर के सारे मांस और खून खा लिया था। गुफा में लौटने के बाद उसने तुरंत अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास के बाद उसने अंतर महसूस किया। आत्मा जानवरों के मांस और खून में निहित ऊर्जा का सार सामान्य गायों और भेड़ों की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध था। मांस और खून को कच्चा खाने से ये सार सीधे पेट में चले गए बिना किसी नुकसान के। इससे पहले आरव ने एक गाय खाई थी और आधा दिन मांस और खून में ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त था। इस बार उसने पूरे दिन और रात अभ्यास किया। बेशक लाभ भी स्पष्ट थे। विशाल अजगर से लगी चोटें ठीक हो गई थीं और बॉडी टेम्परिंग चैप्टर और मसल चेंजिंग चैप्टर के क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ था। अगले कुछ समय के लिए आरव ज्यादा दूर नहीं गया। उसने अधिकांश समय गुफा में स्वर्ण लेख कला का अभ्यास करने में बिताया और कभी कभी गुप्त रूप से पहाड़ी के नीचे आत्मा जानवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली लड़ाई की तकनीकों को देखता ताकि अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद आरव कुछ आत्मा जानवरों को ढूंढने के लिए बाहर गया ताकि उनके साथ लड़ सके, अपनी आध्यात्मिक संवेदना को विकसित कर सके और अपनी मार्शल आर्ट्स कौशल को तेज कर सके। हालांकि उसकी हार जीत से ज्यादा थी और कभी कभी वह चोटों से भरा और दयनीय स्थिति में था। आरव टेम्परिंग द बॉडी और चेंजिंग द मसल्स के 2 चैप्टर्स की नींव के कारण जीवित बचने में सक्षम था। जीवन और मृत्यु के बीच लगातार सारांश करें, लगातार समझें और लगातार अभ्यास करें। 3 महीने बाद आरव अपने गृहनगर लौटा, विशाल अजगर को ढूंढा और उसे अपने नंगे हाथों से मार डाला। उस दिन से आरव ने उस गुफा को पूरी तरह से छोड़ दिया जहां वह लंबे समय तक रहा था। पहाड़ों और घाटियों में भटकता रहा, घने जंगलों और दलदलों से गुजरा और सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सबसे योग्य का जीवित रहना और खून खराबा था, जहां सबसे मजबूत जैसी कोई चीज नहीं थी। यह एक पल में शानदार हो सकता है और अगले ही पल अन्य आत्मा जानवरों के पेट में भोजन बन सकता है। अनगिनत क्रूर और खूनी लड़ाइयां, अनगिनत बार मृत्यु के करीब अनुभव, निरंतर सतर्कता और निरंतर मानसिक तनाव। समय के साथ आरव ने खतरे की एक अनूठी संवेदना विकसित की जो वर्णन करना मुश्किल था। वह थी आध्यात्मिक संवेदना।
इस लगभग अनदेखी पहाड़ी श्रृंखला में एक युवा मानव लड़का, जिसकी आध्यात्मिक जड़ें क्षतिग्रस्त थीं, पूरी तरह से बदल रहा था और उसका राक्षसी रूप उभरने लगा था। कन्नौज सिटी लॉर्ड्स मैंशन। बिंदुसार, कन्नौज सिटी के लॉर्ड, अपनी कुर्सी पर पीछे झुके हुए थे, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से सहारा दे रहे थे। उनकी आंखें आधी खुली थीं, उनकी भौहें सोच में डूबी हुई थीं। सिटी लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया? थोड़ी देर बाद आकाश, 5 भेड़िया गार्डों में से एक, अंदर आया, अपने हाथ जोड़े और सलाम करने के लिए झुका। बिंदुसार ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक चमक भरी नजर आई और उन्होंने बेतरतीब ढंग से पूछा, देवगिरी टाउन में प्रतिहार परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? आकाश ने सोचा और कहा, प्रतिहार परिवार की उत्पत्ति रहस्यमयी है। वे शायद ऊर्जा से नहीं है। मेरा अनुमान है कि वे सबसे अधिक संभावना यान से हैं। मुझे यह भी संदेह है कि प्रतिहार परिवार की ताकत उतनी कमजोर नहीं है जितनी दिखाई देती है। प्रतिहार परिवार का बड़ा बेटा इतने सालों से अपनी ताकत छिपा रहा है। मुझे लगता है कि उसके पास बड़े इरादे हैं। वह एक बड़ा शख्स है। जहां तक प्रतिहार परिवार के सेकंड यंग मास्टर की बात है। आकाश एक पल के लिए रुका, लेकिन बिंदुसार ने उत्सुकता दिखाई और आधी मुस्कान के साथ पूछा, प्रतिहार परिवार का सेकंड यंग मास्टर कैसा है? 1 साल पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिहार परिवार के सेकंड यंग मास्टर को एक अमर को नाराज करते देखा था। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, यह लड़का सिर्फ एक युवा और उत्साही लड़का है। वह पहले काफी चतुर था और उसने शाही परीक्षा पास की थी, लेकिन अब उसकी प्रसिद्ध छीन ली गई है और वह एक नीच बन गया है। उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। एक चतुर चाल? हां, बिंदुसार ने हंसते हुए कहा। आकाश, इस बार तुमने गलती की है। हां। आकाश एक पल के लिए स्तब्ध था। यह मेरे जासूसों द्वारा लाई गई खुफिया जानकारी है। इसे देखो। बिंदुसार ने मेज पर कई गुप्त दस्तावेज आकाश की ओर फेंके। आकाश ने चारों ओर देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। बिंदुसार ने गहरी आवाज में कहा, आधा साल पहले आरव ने अकेले ही वशिष्ठ और लोहित परिवारों के लगभग सभी मास्टर्स को खत्म कर दिया, जिससे वे देवगिरी टाउन में केवल नाम के लिए रह गए। यादव परिवार इस आपदा से बच गया और उसने मौके का फायदा उठाकर सद्भावना दिखाई। अब प्रतिहार परिवार देवगिरी टाउन में एक सर्वशक्तिमान ताकत बन गया है। यह लड़का कोई कमजोर विद्वान नहीं है, वह विशाल से भी अधिक भयानक शख्स है। यह कैसे संभव है? आकाश हैरान दिखा। बिंदुसार ने कहा, केवल 2 संभावनाएं हैं। पहला, आरव 6 महीनों में एक कमजोर विद्वान से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ में बदल गया। दूसरा, आरव ने अपनी ताकत छिपाई और सभी से गुप्त रखी। किसी भी तरह यह साबित करता है कि यह लड़का वास्तव में असाधारण है। प्रतिहार परिवार आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? आकाश ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बिंदुसार ने हल्के से हंसते हुए कहा, मगध के लोग 15 साल पहले प्रतिहार उपनाम, इन टुकड़ों को एक साथ रखकर तुम अभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। मगध राज्य के ड्यूक वुडिंग, चंद्रगुप्त, आकाश ने खोए हुए स्वर में कहा। बिंदुसार ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, चंद्रगुप्त वास्तव में अपनी पीढ़ी का नायक था। उसके नेतृत्व में उसने 10,000 काले बख्तरबंद घुड़सवारों को कमांड किया, जो युद्ध क्षेत्रों में अजेय घूमते थे। उस समय वह कितना शानदार था। आसपास के राज्यों में कौन उसका सामना करने की हिम्मत करता था? यह अफसोस की बात है कि वह इतना मूर्ख था कि अंत में उसे एक मूर्ख की तरह त्याग दिया गया। थोड़ा रुकने के बाद बिंदुसार ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका पूरा शरीर एक भयंकर आभा उत्सर्जित कर रहा था और धीरे धीरे कहा, चूंकि मुझे पिछले अनुभव से सीख मिली है, मैं चंद्रगुप्त के पुराने रास्ते पर नहीं चल सकता। हालांकि अब महान मौर्य राजवंश दुनिया पर शासन करता है। दुनिया में पहले से ही अराजकता दिखाई दे चुकी है और राजकुमार उठ खड़े हुए हैं। यह शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा करने और राजा बनने का अवसर लेने का समय है। आकाश सिटी लॉर्ड का, राजा का अनुसरण करने को तैयार है। आकाश बहुत समझदार था और उसने तुरंत अपने शब्द बदले। बिंदुसार ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा, आकाश, मेरे पीछे ऊर्जा साधकों का समर्थन है, इसलिए मैं जल्दबाजी में कार्य नहीं करूंगा। जब आकाश ने ऊर्जा साधक शब्द सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह और अधिक उत्साहित हो गया।
चूंकि प्रतिहार परिवार की यह पृष्ठभूमि है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बिंदुसार ने एक चंचल मुस्कान दिखाई। कन्नौज माउंटेन्स। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव के स्वर्ण लेख कला के स्तर में बहुत प्रगति हुई थी और यह छोटी सफलता के करीब थी। अजगर का अभ्यास करने के बाद उसने वानर का अभ्यास शुरू किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, आरव के पास अब एक जंगली जानवर जैसी आध्यात्मिक संवेदना थी जो अत्यंत तीव्र थी। इस आध्यात्मिक संवेदना के साथ आरव कई बार मृत्यु से बच निकला और यहां तक कि कुछ आत्मा राक्षसों से भी बच गया। लेकिन पिछले 1 महीने में आरव को मुसीबत का सामना करना पड़ा। कन्नौज माउंटेन्स का अधिपति विशाल कन्नौज भेड़िया समूह। आरव ने एक बार एक भूरे भेड़िए का सामना किया था। एक खूनी लड़ाई के बाद उसने उसे मार डाला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे भूरे भेड़िया समूह द्वारा लगातार पीछा किया गया। अगर अकेले लड़ाई होती तो अधिकांश कन्नौज भेड़िए आरव के लिए कोई मुकाबला नहीं होते, लेकिन कन्नौज भेड़िया समूह की सबसे डरावनी बात उनकी धैर्य और गंध की भावना थी। आरव ने कई बार भेड़ियों के झुंड को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता था कि भेड़ियों का झुंड उसकी गंध का पीछा करके फिर से उसे पकड़ लेता था। यह पीछा लगभग 1 महीने से चल रहा था। अगर आरव के पास मजबूत शारीरिक ताकत और टेम्परिंग बॉडी और चेंजिंग मसल्स की 2 राक्षस संहिताएं उसकी नींव के रूप में नहीं होती तो वह शायद थकावट से मर चुका होता। लंबे और अंतहीन भागने के बाद आरव के कपड़े पहले ही भयंकर लड़ाई में आत्मा जानवरों द्वारा फट चुके थे। उसका शरीर जानवरों की खाल में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर काली दाढ़ी का एक घेरा था जिससे वह एक जंगली की तरह दिख रहा था। हाल के दिनों में कन्नौज समूह को ऐसा लग रहा था कि आरव की शारीरिक ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, इसलिए वे उसका और करीब से पीछा कर रहे थे और लगातार उससे परेशान कर रहे थे। आरव के शरीर पर कई चौंकाने वाले घाव थे। हालांकि उनसे अब खून नहीं बह रहा था, वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। भेड़ियों के झुंड ने आरव को अपने घावों को ठीक करने का कोई समय नहीं दिया। आरव जानता था कि अगर वह इस तरह जारी रखता तो उसकी स्थिति केवल और खराब होती, लेकिन वह भेड़ियों के झुंड द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। उस रात आरव एक घाटी में आया। जब वह आधे रास्ते में था तो वह अचानक रुक गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर बह रही थी जिसमें हत्या की एक झलक थी। उसके सामने और पीछे गहरे हरे भेड़िया आंखों की जोड़ियां दिखाई दीं, जो उनकी भयंकर चमक को प्रकट कर रही थीं। एक के बाद एक भूरे भेड़िए अंधेरे से बाहर निकले, घने रूप से एक साथ, और आरव को घाटी के बीच में घेर लिया। घाटी के दोनों तरफ भूरे भेड़ियों के कई निशान भी थे जो चांद की ओर चीख रहे थे। आखिरकार आ ही गया। आरव ने अपने फटे हुए होठों को चाटा। उसकी आंखों में हत्या की भावना थी। 1 महीने की बिना रुके रातों के बाद आरव की आध्यात्मिक संवेदना सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके कारण वह भेड़ियों के झुंड द्वारा घेर लिया गया था। बेशक इस अवधि के दौरान की लड़ाई और भागने से यह साबित हो गया था कि कन्नौज भेड़िया अत्यंत बुद्धिमान था और वर्तमान स्थिति भी उनके द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित की गई थी। केवल जब आरव की शारीरिक और मानसिक स्थिति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, तब भेड़ियों के झुंड ने अंतिम युद्ध शुरू किया। इससे पहले आरव ने शायद ही कभी चाकू का उपयोग किया था। एक ओर क्योंकि उसे चाकू चलाना नहीं आता था, और दूसरी ओर अपनी निकट युद्ध की ताकत को अधिकतम करने के लिए। अब आरव ने अपनी पीठ से थंडर ब्लेड निकाला, अंतिम लड़ाई के लिए तैयार। आउच! नेता भेड़िया घाटी के ऊपर खड़ा था और एक लंबी चीख निकाली। घाटी के दोनों तरफ के भेड़िए झुंड में उसकी ओर बढ़े। पफ! आरव ने अपनी तलवार पीछे की ओर झुलाई और पहले आए भेड़िए को 2 टुकड़ों में काट दिया और खून फव्वारे की तरह बह निकला। बैंग! आरव ने अपने दाएं हाथ से दूसरे भेड़िए के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका दिमाग फट गया। हत्या ने भेड़ियों को रोक नहीं पाया, बल्कि उनकी हिंसकता को और भड़का दिया। वे अपने ही तरह की लाशों पर कदम रखकर आगे बढ़ते रहे। स्विश स्विश स्विश! आरव ने प्लॉइंग स्काई स्टेप तकनीक का उपयोग किया। बाएं हाथ में चाकू और दाएं हाथ में मुट्ठी या हथेली लिए भेड़ियों के बीच में दौड़ता हुआ बाएं और दाएं भागता हुआ।
अगर कोई लड़ाई को देख रहा होता तो उसे आश्चर्य होता। यहां तक कि इतने घने भेड़ियों के झुंड के घेरे में आरव अभी भी अधिकांश हमलों से बचने और अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने में सक्षम था। यह देखते हुए कि तेज भेड़िया पंजे उसके सिर में घुसने वाले थे, उसने बिना देखे अचानक चकमा दिया, पीछे मुट्ठी मारी और भेड़िए को उड़ा दिया। यह थी आध्यात्मिक संवेदना, कुछ भी न देखें या सुने और खतरे को महसूस करने पर बचें। आधे साल पहले की तुलना में आरव की हमलावर विधियां अधिक सरल, अधिक प्रत्यक्ष, स्वच्छ, फिर भी अत्यंत प्रभावी हो गई थीं। आरव अब चालों से बंधा नहीं था। उसका सिर, कंधे, कोहनी, मुट्ठी, घुटने और पीठ सभी दुश्मन को मारने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। यह हत्या के माध्यम से तेज की गई निकट युद्ध की कला थी, जो खून के स्वाद से भरी थी। तीक्ष्ण और भयंकर स्विश। आरव के शरीर पर एक और घाव हो गया और खून टपक रहा था। यहां तक कि शक्तिशाली आध्यात्मिक संवेदना की मदद से आरव धीरे धीरे ऐसी अभेद्य हमले के तहत थकने लगा था। एक भयंकर लड़ाई के बाद उसके शरीर पर पहले से ठीक नहीं हुए घाव फिर से फट गए। खून लगातार बह रहा था और आरव को ऊर्जा और खून की कमी के कारण चक्कर आने लगे। अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आरव ने दांत पीसे पास ही में नेता भेड़िए को, जो 10 फीट से अधिक ऊंचा और विशाल था, को गौर से देखा। उसने दोनों तरफ से पीछे के हमलों को नजरअंदाज किया, प्लोइंग स्काई स्टेप शुरू किया और आगे की ओर बढ़ा। पहाड़ पर झुकना, बैंग बैंग बैंग। कई भेड़िए मौके पर ही उड़ गए और खून की धुंध छिड़क गई। इसी समय आरव पर भी पागलपन से हमला हुआ। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोटें आईं और एक भेड़िए ने उसकी जांघ से मांस का एक टुकड़ा जीवित ही फाड़ लिया। आरव की टांगें कमजोर हो गईं और वह लगभग जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने आरव के इरादे को भांपा, बर्फ सफेद नेता भेड़िए की आंखों में व्यंग्य की एक झलक चमकी। इस पल में भेड़िए बिखर गए और नेता धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, जैसे एक राजा अनंत हत्या की भावना उत्सर्जित करता हुआ। आरव ने पास आते हुए नेता भेड़िए को घूरा। उसके बाएं हाथ की हथेली, जो चाकू पकड़े हुए थी, पसीने से ढक गई थी। उसने चुपके से गहरी सांस ली। अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। वह आज मृत्यु से नहीं बच सकता, लेकिन अगर वह मरने से पहले भेड़ियों के नेता को मार सकता तो इसे लाभ माना जाएगा। नेता भेड़िया आगे कूदा और एक हिंसक आभा उस पर हावी हो गई। आरव ने अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली, जैसे कि वह सूरज और चांद को निगलना चाहता हो। उसकी छाती ऊंची उठी, उसके शरीर की सतह पर मांस हिल रहा था और उसकी मांसपेशियां एक साथ उलझ गईं, जैसे कि अनगिनत विशाल अजगर आपस में लिपटे हों। हिस्सा! हवा उसके फेफड़ों में पागलपन से दौड़ी, एक अजीब आवाज निकालते हुए। विशाल अजगर ग्रहण। स्वर्ण लेख चैप्टर में एक चाल जो मांसपेशियों को खींचती है, एक पल में सबसे बड़ी शक्ति को उजागर कर सकती है। आरव ने एक हाथ से थंडर ब्लेड झुलाया और सीधे भेड़िए के सिर की ओर काटा। साथ ही उसने अपने दाएं हाथ से जोर लगाया और एक अर्थ स्प्लिटिंग पाम निकाला, जो धमाके के साथ आया। यह पहले से ही आरव का सबसे मजबूत हमला था। नेता भेड़िए की आंखों में डर की एक झलक चमकी। इसका विशाल शरीर अत्यंत लचीला था। इसने हवा में चकमा दिया, सामने आते थंडर ब्लेड से बच गया और इसके पंजे आरव की छाती पर उतरे। यह पंजा सीधे आरव की छाती को भेद सकता था, लेकिन उसी समय आरव का अर्थ स्प्लिटिंग पाम भी भेड़िया नेता के किनारे पर टकराया। आउच! नेता भेड़िया दर्द में चीखा और आरव द्वारा उड़ा दिया गया। यह जमीन पर लुढ़का, फिर जल्दी से उठा और अपना सिर हिलाया। इसे गंभीर चोट नहीं आई थी। हालांकि आरव पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था। हालांकि तेज भेड़िया पंजों ने उसकी छाती को भेदने में असफल रहे, फिर भी उन्होंने उसकी छाती को खून से लथपथ कर दिया। आरव को नेता भेड़िए द्वारा निकली शक्ति ने उड़ा दिया। उसका शरीर एक टूटी पतंग की तरह हवा में ऊंचा उछला और भेड़ियों के झुंड में गिर गया। आरव को पूरे शरीर में शक्तिहीनता महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा और नीचे कई भेड़ियों को अपने मुंह खोले और लार टपकाते हुए देखा, उस पल का इंतजार करते हुए जब वह गिरेगा ताकि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर सकें। मैं आखिरकार इसे पार नहीं कर सका। आरव की चेतना धुंधली होने लगी। जैसे ही आरव भेड़ियों के झुंड में गिरने वाला था, अंधेरे में एक आकृति अचानक चमकी, हवा से गुजरी और आरव को भेड़ियों के मुंह से बाहर ले गई।
मिस बटरफ्लाई? आरव हैरान था, लेकिन फिर उसने इस विचार को नकार दिया। जिसने उसे अगवा किया था वह लंबा और मजबूत था, लंबे बालों से ढका हुआ था और एक घृणित गंध उत्सर्जित कर रहा था। वह रोशनी कैसे हो सकती थी? आरव ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, ये देखने की कोशिश की कि आने वाला कौन था, लेकिन थकान की एक भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी और आरव की दृष्टि तेजी से धुंधली होती गई। वह केवल स्पष्ट रूप से देख सका कि काला साया अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था, घाटी के ऊपर तेजी से आगे पीछे झूल रहा था, चुस्त और हल्के ढंग से। थोड़ी देर बाद वह घाटी के शीर्ष पर कूद गया और भेड़ियों के घेरे से बच निकला। क्वाक! काले साए ने घाटी में कई भेड़ियों की ओर पीछे मुड़कर देखा और एक डरावनी हंसी निकाली। फिर उसने आरव को पकड़ा और 2 बार भागा, जंगल में गायब हो गया। पता नहीं कितने समय बाद आरव धीरे धीरे जागा और संघर्ष करके बैठ गया। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सुन्न थीं। आरव ने नीचे देखा और पाया कि उसके शरीर पर चोटों को अज्ञात जड़ी बूटियों की एक परत से ढक दिया गया था, जो एक हल्की ठंडक की भावना दे रही थी। जहां चोट नहीं थी वहां कुछ बदबूदार तीखी गंध थी। आरव ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और चारों ओर देखा। यह एक गुफा थी, काफी विशाल, जिसमें कोई विशेष सजावट नहीं थी सिवाय दीवार पर लटके हुए बहुत सारे भेड़िया खालों के। इस पल में गुफा के प्रवेश द्वार से एक सरसराहट की आवाज आई और एक लंबी आकृति अंदर आई। उसके कदम थोड़े अजीब थे, जैसे कि वह उंगलियों के बल कूद रहा हो। आरव ने ध्यान से देखा और स्तब्ध रह गया। आने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बंदर था। मैं एक बंदर द्वारा बचाया गया। आरव का मन जटिल था। पिछले 6 महीनों में कन्नौज माउंटेन्स में कम से कम 800 आत्मा जानवर, अगर 1000 नहीं तो उसके हाथों मरे थे। अप्रत्याशित रूप से उसे अंत में एक आत्मा बंदर ने बचाया। यह बंदर बहुत साधारण दिखता था, सिवाय इसके कि उसकी बाहें अत्यंत लंबी थीं, जो स्वाभाविक रूप से लटक रही थीं और पूरी तरह से उसके घुटनों से नीचे थीं। उसकी आंखों की गहराई में भी थोड़ा लाल प्रकाश उमड़ रहा था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आरव ने बंदर की ओर अपनी मुठ्ठियां जोड़ी। बंदर ने बहुत मानवीय ढंग से अपने होंठ सिकोड़े, आरव के आभार को नजरअंदाज करते हुए। उसने अपनी बाहें लहराईं, दीवार पर लटके भेड़िया खालों की ओर इशारा किया और थोड़ी देर तक चीखा। अंत में बंदर ने आरव की ओर इशारा किया, एक उंगली बढ़ाई और तिरस्कारपूर्ण ढंग से हिलाया। यह एक आत्मा बन गया है। यह चतुर बंदर सामान्य इंसान से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि यह बोल नहीं सकता था। यहां तक कि वयस्कों की भावनाएं भी चतुर बंदर इशारों और चेहरों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त कर सकता था। आरव बेसब्री से हंसा और अनिश्चित रूप से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मुझे बचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि केवल इसलिए कि तुम्हारा इन कन्नौज भेड़ियों से झगड़ा है? बंदर ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसे में हमारे पास एक आम दुश्मन है, तो हम भविष्य में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आरव कन्नौज माउंटेन्स में 6 महीने से फंसा हुआ था और किसी से बात करना चाहता था। उसके सामने यह बंदर अत्यंत बुद्धिमान था, बिल्कुल इंसानों जैसा, और बात करने के लिए एकदम सही था। पूह! बंदर ने थूक दिया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उसने आरव की ओर एक तिरस्कारपूर्ण इशारा किया, जैसे कि आरव को बहुत कमजोर होने का मजाक उड़ा रहा हो। आरव स्तब्ध था। उसे वास्तव में एक बंदर द्वारा तिरस्कृत किया गया था। आखिरकार वह उसका जीवन रक्षक बंदर था, इसलिए आरव को नहीं पता था कि क्या कहना है और वह थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। आरव ने गुफा के प्रवेश द्वार से आकाश की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। कम से कम 1 दिन बीत चुका था जब से वह बेहोश हुआ था। इस बार भेड़िए उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे थे? अपने शरीर पर तीखी और बदबूदार गंध को सूंघते हुए आरव की आंखें चमक उठीं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी गंध को छिपाने और कन्नौज की गंध की भावना से बचने का कोई तरीका है? गा गा गा। इस सवाल को सुनकर बंदर ने व्यापक रूप से मुस्कुराया और बहुत गर्व के साथ हंसा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। बंदर की आंखें देखकर आरव को अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। बंदर झुका, आधा उकड़ूं बैठा और एक मलत्याग की मुद्रा बनाई, अपनी हथेली को अपने नितंबों के नीचे रखा और फिर इसे अपने पूरे शरीर पर रगड़ा।
क्या तुमने मेरे ऊपर अपने मल को मला? आरव ने मुश्किल से पूछा। उसका चेहरा राख की तरह हो गया। गा गा गा। आत्मा जानवर ने अपना सिर उठाकर हंसा, अपनी बाहें लहराईं और मौके पर ही कूदने लगा, जैसे कि उसने कुछ गर्व करने योग्य किया हो। आरव को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली ने मारा हो। उसने गाली देने की इच्छा को दबाया, दांत पीसते हुए एक एक शब्द बोला, तुम शापित बंदर। मैं। यह देखकर कि आरव को घृणा हो रही थी, बंदर और भी खुश हो गया। ओह ओह की आवाजें निकालता रहा और अत्यंत उत्साहित हो गया। आरव ने दांत पीसे और कहा, तुम मूर्ख बंदर, जब मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगा मैं निश्चित रूप से तुमसे लड़ूंगा। बंदर को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बस वहां खड़ा था, अपने हाथ कूल्हों पर रखकर और अभिमानी ढंग से हंस रहा था। आरव को पूरे शरीर में दर्द था और वह अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह बस जमीन पर लेट गया और शांत होने की कोशिश की। जैसे ही वह लेटा, आरव ने अपने सिर के ऊपर थोड़ी दूरी पर एक चमकीला लाल फल लटकते हुए देखा। यह बहुत रसदार था और एक आकर्षक सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। आरव को अपना मुंह सूखा लगा, लेकिन बिना ज्यादा सोचे उसने हाथ बढ़ाया, लाल फल तोड़ा और इसे अपने मुंह में डाल लिया। फल मुंह में पिघल गया, रस मीठा था और यह एक गर्म धारा में बदल गया जो उसके पेट में बह गया। बंदर ने इस दृश्य को अनायास देख लिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी हंसी अचानक रुक गई। आरव ने अपने होंठ चटकाए, यह सोचते हुए कि फल का स्वाद अच्छा था। जब वह एक और ढूंढना चाहता था तो उसे अचानक गुफा में एक हत्या की आभा महसूस हुई। हवा जैसे जम गई। हम। आरव हैरान था और अनायास उठ बैठा, लेकिन लगभग बंदर के बड़े चेहरे से टकरा गया। बंदर ने अपनी खून लाल आंखों से घूरा, अपने दांत निकाले और हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव को टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। आरव का दिल हिला और उसे स्पष्ट रूप से अनुमान हुआ कि उसने जो फल अभी खाया था वह असाधारण हो सकता है। खैर, तुमने मुझे घृणा दी तो मैंने तुम्हारा फल खा लिया और अब हम बराबर हैं। आरव को थोड़ा अपराध बोध हुआ। आहा! आरव के शब्द सुनकर बंदर गुस्से में उछल पड़ा। वह मौके पर ही कूद गया, अपनी छाती पीटता और अपने पैर पटकता हुआ एक जोरदार बैंग बैंग की आवाज निकालता हुआ। बंदर पागल हो गया और पास की पहाड़ी दीवार पर अपना सिर पीटने लगा, जिससे पत्थर टूट गए और चारों ओर उड़ने लगे, एक भयानक आवाज के साथ। आरव गुप्त रूप से हैरान था। यह बंदर अत्यंत शक्तिशाली था। भले ही वह अपनी पूरी ताकत में होता, शायद वह इसका मुकाबला नहीं कर पाता। सौभाग्य से बंदर ने उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि बस पत्थरों को पीटता रहा, जैसे कि पास की चट्टान की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस पल में आरव को अचानक अपने पेट में धीरे धीरे गर्मी महसूस हुई, जो उबलने वाली गर्मी में बदल गई। गर्म धाराएं उसके अंगों और हड्डियों में बहने लगीं, अनंत गर्मी उत्सर्जित करती हुई। आरव की त्वचा लाल होने लगी, जैसे कि उसके शरीर के अंदर एक विशाल भट्टी जल रही हो, उसके शरीर को जलाकर असहनीय सूजन और दर्द पैदा कर रही थी। हिस्सा। आरव ने गहरी सांस ली और नीचे देखा। उसने देखा कि उसके शरीर पर चोटों के आसपास का मांस और खून पागलपन से हिल रहा था, नग्न आंखों से दिखने वाली गति से एक साथ मुड़ रहा था, ठीक हो रहा था और निशान छोड़ रहा था। पलक झपकते ही निशान गिर गए और त्वचा पहले की तरह पुनर्जनन हो गई, यहां तक कि जांघ पर मांस का वह टुकड़ा जो भेड़िए द्वारा फाड़ लिया गया था, इस समय पागलपन से बढ़ रहा था। आह! आरव ने आकाश की ओर चीखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फटने वाला हो। ओह नहीं, यह ऊर्जा बहुत मजबूत है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मेरा शरीर फट जाएगा। आरव के पास सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत बॉडी टेम्परिंग और मसल चेंजिंग मेरिडियंस और सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास शुरू किया। साथ ही आरव उछला, फ्लोइंग स्काई स्टेप किया और गुफा में पागलपन से दौड़ा। लगातार वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता की चालों का अभ्यास अपने हाथों से करता रहा, इस ऊर्जा को निकालने की कोशिश करता रहा। बंदर भी इस दृश्य से डर गया था। उसने पागलपन बंद कर दिया और आरव को, जो उससे भी ज्यादा पागल था, अपनी आंखें फाड़कर देखता रहा। एक विशाल और असहनीय मात्रा में सार ऊर्जा आरव के शरीर में दौड़ रही थी, लगातार उसके मांस और खून को पोषित कर रही थी, उसकी त्वचा को मजबूत कर रही थी और उसकी मांसपेशियों को खींच रही थी।
बॉडी टेम्परिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग के स्तर तेजी से सुधार हो रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, आरव के शरीर में मांसपेशियां कांप रही थीं और धनुष की डोरी के कंपन की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वर्णलेख चैप्टर में छोटी सफलता। शरीर की लचीलापन और चपलता में सुधार हुआ, कदम स्पष्ट रूप से हल्के हो गए और ताकत तेजी से बढ़ी। रोशनी के अनुसार अगर आरव स्वर्णलेख चैप्टर में छोटी सफलता प्राप्त कर सकता है तो उसकी ताकत 8वें स्तर के ऊर्जा साधक को धमकी देने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन फिर भी आरव अभी भी अपने शरीर में विशाल मात्रा में सार को भंग नहीं कर सका। आरव की त्वचा फट गई और खून से ढक गई, जो भयानक और डरावना दिख रहा था। यह आखिर क्या चीज है? आरव भयभीत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक फल खाने से उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वास्तव में यह लाल फल साधना की दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध था। यह आध्यात्मिक वस्तु थी, रेड फ्लेम फ्रूट, जो हर 1000 साल में एक बार खिलता और फल देता था। रेड फ्लेम फ्रूट में निहित सार ऊर्जा विशाल और समृद्ध थी। यह एक टॉनिक था। इसकी औषधीय गुणधर्म आग की तरह थे, गर्म और हिंसक। कोई भी इसे कच्चा खाने की हिम्मत नहीं करता था। अधिकांश लोग इसे अन्य आध्यात्मिक दवाओं के साथ मिलाकर गोलियों में परिष्कृत करते थे ताकि औषधीय गुणों को संतुलित किया जा सके, फिर इसे लिया जा सकता था। अगर आरव ने ग्रेट वाइल्डरनेस के 12 राक्षसों की गुप्त संहिता का अभ्यास नहीं किया होता और उसके पास मजबूत काया नहीं होती, तो जिस क्षण उसने रेड फ्लेम फ्रूट को निगला, वह अंदर की गर्मी से जलकर राख हो गया होता। आत्मा बंदर ने इस रेड फ्लेम फ्रूट की रक्षा कुछ सालों तक की थी और यह दिन वह समय था जब रेड फ्लेम फ्रूट पक रहा था। उसने एक दिन चुनने की योजना बनाई थी ताकि रेड फ्लेम फ्रूट को खा सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरव ने इसे एक ही बार में निगल लिया, यहां तक कि छिलका भी नहीं छोड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि बंदर कितना निराश और गुस्से में था, लेकिन अब आरव को इतने दर्द में देखकर बंदर के दिल में फिर से डर का एक झोंका आया। बंदर अत्यंत चतुर था और स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि अगर उसने रेड फ्लेम फ्रूट लिया होता तो उसकी नियति ज्यादा बेहतर नहीं होती और वह मर जाता। इसके बारे में सोचकर बंदर को थोड़ा अपराध बोध हुआ। चाहे कुछ भी हो, आरव इस आपदा का सामना उसके कारण कर रहा था। बंदर ने अपने कान और गाल खुजलाए। आरव को देखा, जो अत्यंत दर्द में था और लाल रंग से ढका हुआ था, लेकिन वह कोई समाधान नहीं सोच पाया।